वेलकम टू जूरिस क्रैक में आज हम लोग सीपीसी सेशंस में जूरिसडिक्शन को कंसेप्ट को समझ रहे हैं। जूरिसडिक्शन को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे जूरिसडिक्शन को सीपीसी हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, वहाँ पे ये वेरी रूट ऑफ द केस में जाता है। अगर जूरिसडिक्शन नहीं होता है उस कोर्ट का और वो कोई जजमेंट देता है तो वो जजमेंट उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द जूरिसडिक्शन। तो उसके डिफिनेशन के लिए हमें सबसे पहले मेरियम वेस्टर पे देखते हैं क्या डिफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू मेरियम वेस्टर, द पावर, द राइट और अथॉरिटी टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉज मैटर दैट फॉल्स विद इन द कोर्ट जुरिस्डिक्शन। मतलब वैसा पावर जिसके थ्रू द पावर टू इंटरप्रेट एंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जैसे कि अगर दो स्टेट्स में, इंडिया के दो स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, who has the power to apply law, have the jurisdiction। सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो ये पावर होना, jurisdiction वही है कि एक वो पावर है, एक वो राइट है। who has the right to interpret the constitution of India, सुप्रीम कोर्ट है ना, वो राइट को इंटरप्रेट कर सकती है। who has the authority to give decision in the case conflict of state versus union of India, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब अथॉरिटी सबको तो मिला नहीं है, हाई कोर्ट्स को तो मिला नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो मिला नहीं है। तो वो पावर, वो राइट, वो अथॉरिटी जो कि इंटरप्रेट करने का पावर देता है किसको, लॉ को, साथ ही साथ उस लॉ को इंटरप्रेट करने के साथ उसे अप्लाई करने का, दैट फॉल विद इन द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो हो के। उसी तरह से सेकंड डिफिनेशन ये है, द अथॉरिटी ऑफ अ सॉवरेन पावर टू गवर्न और लेजिस्लेट। अगर एक सॉवरेन गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट इज सॉवरेन गवर्नमेंट, उसके पास पावर था, उसने आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया क्योंकि उसे गवर्न करने का जो भी अथॉरिटी उसके पास है, द पावर और राइट एक्सरसाइज अथॉरिटी द लिमिट और टेरिटरी विद इन विच अथॉरिटी हैज बीन मे बी एक्सरसाइज्ड। अब ये पावर सुप्रीम कोर्ट का कनाडा पे तो नहीं चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो इंडिया होगा। सिंपल सी बात है, या कनाडा की जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसकी जुरिस्डिक्शन वो कनाडा ही रहेगा। So the limit or territory which authority may be exercised. According to Cambridge Dictionary, jurisdiction means the authority of a court or official organization to make decision and judgment. आप जो उसको डिसीजन ले सकें, साथ ही साथ आप बाइंडिंग जजमेंट दे सकें, ये क्या होता है, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मीन्स एंड इंक्लूड क्या होता है, एनी अथॉरिटी कॉन्फर्ड बाय द लॉ अपॉन द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जज टू डिसाइड और एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज और पास जजमेंट और ऑर्डर। जुरिस्डिक्शन पावर देता है, एक अथॉरिटी कन्फर्म कर दिया जाता है किस पर, हाँ कि जज, मजिस्ट्रेट, कोर्ट्स पे, कि आप इस सब्जेक्ट मैटर को डील करके देंगे। और उस पर क्या कर सकते हैं, जब वो डिस्प्यूट आता है दो लोगों के बीच में, एडजुडिकेट किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड किया जाता है, और उसके बाद उस पूरे ट्रायल के बाद जजमेंट दिया जाता है। ये जुरिस्डिक्शन कन्फर किया जाता है बाय द एक्ट। जुरिस्डिक्शन इज अ की क्वेश्चन फॉर द कोर्ट विच गोज टू द रूट ऑफ द केस। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा मामला है, अगर जुरिस्डिक्शन का मामला ऐसा है जो आपके केस के रूट में जाता है। रूट के जाने मतलब है कि अगर वो मामला सॉल्व नहीं हुआ तो ये बिना रूट के कोई ट्री स्टैंड कर सकती है। तो अगर जुरिस्डिक्शन आपने सही से नहीं किया है, सही जगह पे आपने केस को फाइल नहीं किया है, या कोर्ट विदाउट द जुरिस्डिक्शन सुन रही है, तो आपका सूट भी उसी पेड़ के माने गिर जाएगा, है ना। And if they decide the fate of matter either at the preliminary stage or on the merit, if any order pass without jurisdiction, it become nullity and not enforceable by law। तो वैसा ऑर्डर का क्या यूज, मतलब वो जजमेंट तो जजमेंट होगा लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। A decree without jurisdiction is nullity। हम याद रखिएगा, a decree without jurisdiction is nullity and may be questioned at any stage including execution or even in collateral proceeding। और ये जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में कि जॉली वर्गीज का केस एक लैंडमार्क केस है, कुछ 20-25 केसेस जो सीपीसी में आपको पढ़ना होगा, उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस है। इनन्यूमरेबल वॉल फॉलो किया गया, हम लोग खुद इसको 10-15 बार पढ़ेंगे, डिफरेंट जगह इसके रेफरेंस आएगा। तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कोर्ट ने विदाउट जुरिस्डिक्शन कोई फैसला दिया है, जजमेंट दिया है, तो उसकी वैल्यू न्यूलिटी है, उसकी वैल्यू जीरो है, और उसको कहीं भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में और कोलैटरल प्रोसीडिंग में। अब आइए क्या होता है, ये हम लोग एक्सक्यूशन जब पहुंचेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
The CPC does not define the term jurisdiction. In fact, none of the substantive or procedural laws seek to define the term jurisdiction. इस इंपॉर्टेंट टर्म को किसी ने डिफाइन नहीं किया. दैट्स वाई हमने शुरू में मेरियम डेस्टर और कैम्ब्रिज लीगल डिक्शनरी का हेल्प लिया. लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट की एक फुल बेंच ने हृदयनाथ वर्सेस रामचंद्र AIR 1921 में एक्सप्लेन किया jurisdiction का मतलब. Jurisdiction may be defined to be the power of the court to hear and determine a cause, to adjudicate and exercise any judicial power in relation to it, or in other words, by jurisdiction is meant the authority which a court has to decide matter presented in a formal way for its decision. मतलब कोर्ट का पावर किस लिए, आप के पास कोर्ट के पास ऐसा पावर होना चाहिए कि दोनों पार्टी का केस सुन सके और डिटरमाइन कर सके काउज ऑफ एक्शन और एडजुडिकेट करे उन मसलों पर, मतलब अप्लाई करे अपने जुडिशियल माइंड को, और जुडिशियल पावर उस पर बाइंडिंग पावर हो और जो जजमेंट हो वो बाइंडिंग हो उन पे. It must be mentioned that the jurisdiction of a court is not whether the court is entitled to pass a particular order or decree in a suit. It is whether the court has the right to hear. सबसे पहली बात तो है क्या उसके पास right to hear है कि नहीं है. The particular case. Further, also the jurisdiction is decided by the allegations made in the plaint and not the defense argument. ठीक है, जो भी प्लेंट में होगा उसके हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि डिफेंस तो काउंटर पार्ट होता है. अब वही किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान केस के पारा 6 में क्या लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1954 का ये जजमेंट है. It is a fundamental principle well established that a decree passed by a court without jurisdiction is a nullity. मतलब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कोर्ट के पास ऑथोरिटी नहीं है, जिस कोर्ट के पास पावर नहीं है, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं दी गई है, उसका कोई भी जजमेंट न्यूल है, वाइड है, एंड इट्स इनवैलिडिटी कुड बी सेट अप. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट. व्हेनेवर एंड वेयर एवर इट इज साउट टू बी इन्फोर्स्ड और रियलाइड अपन, जहां पे जरूरत पड़ेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा. मतलब आप केस शुरू हुआ, आपने इस पॉइंट को नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप उसके सेकंड स्टेज पे लाइएगा, आप थर्ड स्टेज पे लाइएगा, कहीं भी ला सकता है. वेयर एवर का मतलब है कि उसे आप एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में, चाहे कोलेटरल प्रोसीडिंग में, कहीं भी ला सकते. नहीं सर, आपका अभी रेट्स जुडिकाटा पे अभी हम लोग नहीं आए हैं. मान लीजिए फिर से सेम मैटर, सेम जो मैटर पार्टी में सुन चुके हैं, दोनों पार्टियों के बीच में फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट, स्टिल आप उस केस को लेके जा सकते हैं. आप वहां पे ये दे सकते हैं कि नहीं, ये तो नॉन जुडिस कोरम, नॉन जुडिस से पास है, इसका कोई जुरिस्डिक्शन का वैल्यू नहीं है. अ डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन वेदर इट इज पिक्यूनियरी or territorial or whatever it is in respect of subject matter of action, strike at very authority of the court to pass any decree, and such a decree, such a defect cannot be cured even by the consent of party. चाहे वो जुरिस्डिक्शन जो हो वो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का लैक हो, चाहे टेरिटोरियल. मान ली पटना की कोर्ट ने रांची का फैसला दे दिया, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से. एक कोर्ट पिक्यूनियरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड. एक कोर्ट जिसकी पावर ऑफ अथॉरिटी थी 10 लाख तक के केस सुनने, उसने 20 लाख के केस में अपना जजमेंट दिया. और एक कोर्ट सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि वो कोर्ट वो कोर्ट थी मैरिज कोर्ट, और उसने डिवीजन दिया लैंड ट्रिब्यूनल के केस में. नहीं हो सकता है ना, उसका जो पूरा फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा. उसे तो दूसरी अथॉरिटी में वायलेशन शुरू हो जाएगा, मेरे राइट्स में इंटर करने लगेंगे. तो ये पूरे राइट्स, अगर जहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस आता है, जहाँ पे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात आती है, वहाँ उस कोर्ट का ट्रिब्यूनल का फैसला जीरो हो जाता है और वो कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता है. या यहाँ तक कि अगर पार्टी कंसर्न, ठीक है मैं रांची का हूँ, ये डिसीजन मेरे पे एप्लीकेबल होता है, मैं मानता हूँ, तब भी अगर प्लेंटिव डिफेंडेंट चाह भी ले तब भी वो डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होता है. उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक जजमेंट में हशम अब्बास सैयद वर्सेस उस्मान अब्बास सैयद में दोहराया. द कोर क्वेश्चन इज एज टू वेदर एन ऑर्डर पास्ड बाय अ पर्सन लैकिंग इन इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन वुड बी अ न्यूलिटी. मतलब अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसके जजमेंट को न्यूलिटी होगा. The core question is as to whether an order passed by a person lacking inherent jurisdiction would be a nullity. ये तो कोर्ट ने बोल दिया. ये 2007 वाले केस में भी कोर्ट ने किरण पासवान वर्सेस चमन सिंह वाले केस को, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान के केस को अपहेल्ड कर दिया. इट विल बी सो. द प्रिंसिपल ऑफ estoppel, waiver, acquiescence or even res judicata which are procedural in nature would have no application in a case where an order has been passed by the tribunal or court which has no authority in that case. ये चारों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे इन द CPC आने वाले लेक्चर सीरीज में. लेकिन आप ये समझिए, ये चारों एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगा. एस्टॉपेल
किसी चीज़ को आप बोल चुके हैं उसे आप रोकते हैं वहाँ पे, ये भी खत्म। रेस जुडिकाटा, जो क्वेश्चन डिसाइड हो चुका है आफ्टर कोर्ट ने उसको फाइनली मेरिट पे जब डिसाइड कर दिया, स्टिल वो फिर से खुल सकता है। मतलब उसके डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं, जैसा था वैसा ही है। एनी ऑर्डर पास बाय अ कोर्ट विदाउट जुडिक्शन वुड बी कोरम नॉन जुडाइस, ठीक है, कोरम नॉन जुडाइस एंड बीइंग अ न्यूलिटी द सेम ऑर्डिनरी शुड नॉट बी गिवन इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जुरिस्डिक्शन के जो 3 मेजर टाइप है वो है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल एंड द सब्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी और टेरिटोरियल, आइए जानते हैं लोग। Pecuniary jurisdiction क्या होता है? Pecuniary jurisdiction refer to the authority of the court to hear and decide the case on the basis of monetary value, पैसे के मामले में देखा जाता है किसको? Subject matter को, of the suit as pleaded in suit, on the basis of monetary value the subject matter of the suit as pleaded. All civil court are not the same, सभी civil court एक तरह के नहीं होते हैं। Every civil court has its own pecuniary limit, हर एक civil court का एक लिमिट सेट कर दिया गया है कि आप इतने वैल्यू का केस सुन सकते हैं, आप इतने से इतने वैल्यू का केस सुन सकते हैं। टू ट्राई अ सूट इट कैन नॉट टेक एनी सूट विच डज नॉट फॉल अंडर इट्स मॉनेटरी लिमिट, दिस इज नोन एज पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अगर किसी कोर्ट का लिमिट 5 लाख तक का है, वो 6 लाख तक का केस नहीं सुन सकती है। सेक्शन 6 ऑफ द सीपीसी provide that the court will have the jurisdiction only over those suits where the amount or value of the subject matter does not exceed the pecuniary limit of the jurisdiction। जो आपकी लेवल का है वही आपका है, अगर उसके ऊपर का कोई केस है तो उसे तुरंत दूसरे केस में भेजिए। अगर उस केस में जिसमें आपके ऊपर का वैल्यू आ गया है और उसमें आप डिसीजन दे दीजिएगा तो आपके डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं होगा, सिंपल सा बात है। Additionally, in section 15 mention every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to cry। सेक्शन 15 क्या कहता है? सबसे लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में। मान लीजिए ये हम ऐसे पिक्यूनरी पे हम लोग एक पूरा का पूरा सेशन करेंगे, इसलिए उसको बेहतर ढंग से वहां समझेंगे। आइए, सिविल आंध्र प्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट है, प्रोसीजर नहीं, सिविल कोर्ट एक्ट में क्या कहा गया है कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जूनियर डिवीजन का, सिविल कोर्ट जजेस कोर्ट सिविल जूनियर का 3 लाख तक, 3 लाख, सीनियर डिवीजन का 3 से 15 तक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल जाएगा 15 के बाद, आफ्टर 15, मोर देन 15। लेकिन बिहार की बात करें अगर हम, तो यहाँ के जूनियर डिवीजन के जो जज हैं वो सुन सकते हैं 1.5 लाख तक का केस, 1.5 का। सीनियर डिवीजन 10 लाख तक के मैक्सिमम केस। आप देख सकते हैं स्टेट वाइज स्टेट डिफरेंट है। अगर यही जूनियर डिवीजन का जो मजिस्ट्रेट है, सिविल जज हैं, जूनियर डिवीजन के जो सिविल जज साहब हैं आंध्र प्रदेश में, डिवीजन के जो सिविल जज साहब हैं, उन्होंने सुन लिया 4 लाख रुपए का केस आंध्र प्रदेश में, व्हाट विल हैपन? वो अपने लिमिट से क्रॉस कर गए हैं, तो उनकी जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर चले गए केस। अगर वो कोई डिसीजन देते हैं वो डिसीजन 0 हो जाएगा, नल्ड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर वही डिसीजन 3 लाख तक के केस में देते वो, मान लीजिए होता केस 2,99,000 का, और इसमें डिसीजन बाइंडिंग होता ऑन द पार्टी, रेस जुडिकाटा के काम भी आता, एक्विजिशंस के भी काम आता, स्टॉपेल में भी आता, हर जगह ये यूज हो सकता था। यही जगह अगर बिहार होता और वहाँ की जूनियर डिवीजन के सिविल जज साहब 2,99,000 के केस में जजमेंट दे देते हैं, तब भी उनके ऑर्डर से क्या कि वहाँ का लिमिट कितना है? 1.5 लाख रुपया। अब स्टेट गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी है कि वो सेट कर सके अपने जो भी कोर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसकी पिक्यूनरी लिमिट आई है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एरिया वाइज। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज आल्सो नोन एज लोकल जुरिस्डिक्शन, है ना। The territory within a court can exercise its power is called territorial jurisdiction। उस कोर्ट के अंदर आने वाला जो भी एरिया है उसको कहते हैं टेरिटोरियल। Every court had its local or territorial jurisdiction as defined by the government। Court cannot take or try any case that is outside of its territorial or local jurisdiction। अब मान लो जो कोर्ट है केरल में, एर्नाकुलम में, वो हिमाचल प्रदेश के केस को सुनने लगे, क्या एनार्की हो जाएगी पूरे? हम लोग ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है, 9 प्रोसीजर हुआ करते थे बंगाल में। अगर वही चीज़ लौट आएगा, किसी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, सभी कोर्ट बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? एक हिमाचल प्रदेश का सूट
ट्राई हो रहा है कर्नाटक में या केरल में, एक कर्नाटक का सूट बिहार में ट्राई हो रहा है, इतनी बड़ी परेशानी, एक्चुएटिक और एनार्की वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी। इस वजह से हर एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, अगर उस जुरिस्डिक्शन का केस आपने सुना तो वो वैलिड डिसीजन होगा, अगर उसके बाहर का सुना तो आपके पास इनहेरेंटली वो जो जुरिस्डिक्शन है वो है नहीं, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है नहीं, तो वो केस आपका जो जजमेंट होगा वो नॉन बाइंडिंग हो, वो हो ही नहीं सकता है, बाइंडिंग हो ही नहीं सकता। तो सेक्शन 13 में जब हम जाएंगे, और सेक्शन 13 ऑफ सिविल कोड एक्ट सॉरी 1887 empowers the government to distribute territorial jurisdiction of the civil code. The territorial jurisdiction of the civil code has mentioned under section 16 to section 21 of the code of civil procedure. और इस पूरे चीज को, जैसे कि हम लोग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को सेक्शन 6 एंड रीड विद सेक्शन 15 के साथ पढ़ते हैं, और टेरिटोरियल को हम लोग पढ़ते हैं, टेरिटोरियल को पढ़ते हैं सेक्शन 16 से लेके 21 के बीच में, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। दिस सेक्शंस कवर इन विच लोकल जुरिस्डिक्शन अ सूट वुड बी फाइल्ड एंड हाउ टू बी फाइल्ड अ सूट डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। दिस सेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेडिंग्स बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर और नेचर ऑफ द सूट। एक तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इन्वेंटरी राइट्स, एक मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर्स, ठीक है। सेक्शन 16 क्या डील करता है? सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सूट। ये इमूवेबल सेक्शन 19 डील करता है, इसमें सेक्शन 16 जो 16 17 18 है वो यही सब है, जहाँ पे दो जगह सूट्स, दो जगह आपकी प्रॉपर्टी है कहाँ की, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन को लेके 19 में, ये भी आएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, या किसी पर्सन के साथ रॉन्ग डन हुआ है, वे सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, देन द सूट हैज शॉल बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड और कैरीज द बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन इफ दीज एरिया आर डिफरेंट देन वन अदर इन द प्लेंटिफ कैन चूज। ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, इसे हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे जब सेक्शन 19 के एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो, लेकिन ये दो हेडिंग में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बढ़ जाता है। अब आइए सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, इसको सब्जेक्टिव मैटर जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। दिस कोड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर व्हिच दे कैन एंटरटेन अ सूट। देयर आर नंबर ऑफ सिविल कोड दैट आर डेडिकेटेड टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर। फैमिली कोड फैमिली से डील करेगी, उसके एनसीएलटी, टैक्स ट्रिब्यूनल, लैंड ट्रिब्यूनल है ना, लैंड के मामले में टैक्स ट्रिब्यूनल टैक्स के मामले को डील करेगी, नेशनल सीएटी कंपनी के वाइंडिंग प्रोसीजर को देखती है। डिफरेंट कोर्ट्स हैव एम्पावर टू डिसाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट। सर्टेन कोर्ट हैव नो जुरिडिक्शन टू एंटरटेन सर्टेन सूट, कोई इसको जुरिडिक्शन ही नहीं करने की। फॉर एग्जांपल सूट्स फॉर टेस्टामेंटरी सक्सेशन, डाइवोर्स केसेस, प्रोबेट proceeding, insolvency matter etc cannot be entertained by court of civil judge junior division। अब जूनियर डिवीजन क्या कोई इंसॉल्वेंसी का केस हो जाए तो क्या उसे सुन सकता है? इसलिए कहा गया जुरिडिक्शन इज अ पावर टू हियर। हम आपके पास चले आएंगे जूनियर डिवीजन सिविल जज के पास, बोलेंगे सर आई एम अंडर इंसॉल्वेंसी मैटर, तो क्या उसके पास पावर है? पहले ये देखना है, नहीं पावर है तो उसका जुरिडिक्शन है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड जुरिडिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर। This means every court have been allotted the subject over which the court can entertain the matter and the subject which is not within the privy court that court cannot deal with the matter। ये तीन जुरिडिक्शन आपको सिविल को मतलब हम लोग सीपीसी में बार बार आएंगे। पेक्यूनरी सेक्शन 6 और सेक्शन 15 में हमें पढ़ना है, टेरिटोरियल सेक्शन 16 17 18 19 20 और फिर ऑब्जेक्शन उसका 21A में, ये आपको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में आएगा, उससे सब्जेक्ट मैटर। अगर इसके विदाउट कोई अगर किसी ने फैसला दिया है, जजमेंट दिया है, तो वो जीरो हो जाएगा। किरण सिंह और चमन पासवान का केस हमेशा याद रखिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर देने में भी इसका इस्तेमाल कीजिए। अदर काइट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओरिजिनल, एफिलिएट, रिविजनल जुरिडिक्शन, रिव्यू और ट्रांसफर जुरिडिक्शन, ये सब भी होता है। इसे हम आगे के सेशंस में देखेंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर दीजिए या कमेंट कीजिए, है ना। थैंक यू।